हेलो स्टूडेंट, देखो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 540 का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिया है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। अब देखो पदबंध की बात कर रहा है, तो रेखांकित पद यहाँ पे जब भी आपको पदबंध दिया होता है तो आपको ये देखना होता है कि अंडरलाइन कहाँ तक है। बहुत आसान होता है पदबंध पहचाना। सबसे लास्ट में आपको देखना जो अंडरलाइन का एंड है, जहाँ पे लास्ट अंडरलाइन होती है, वही आपको देखना होता है। अगर वो अंडरलाइन सिपाही लिखा है तो सिपाही क्या है, संज्ञा है, तो वहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। बस अंडरलाइन आपको देखना है कि पदबंध में ये चीज आपको याद नोट रखने वाली है, ध्यान रखने वाला है, जो आपको अंडरलाइन दिया होता है, अगर लास्ट अंडरलाइन सिपाही तक है तो वहां पे संज्ञा है, सिपाही क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। अगर कहीं पे विशेषण तक अंडरलाइन है तो विशेषण पदबंध होगा, अगर क्रिया तक अंडरलाइन है तो क्रिया पदबंध होगा, या क्रिया विशेषण तक अंडरलाइन है तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, देखो पदबंध वैसे अगर मैं बात करूं पदबंध कितने प्रकार के हो, तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार आपको याद रखना है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 5। 4 आपको ये दे रखे हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। एक और है यहाँ पे सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, सर्वनाम पदबंध। तो टोटल 5 प्रकार के पदबंध होते हैं, पहचानना बहुत आसान है। अंडरलाइन आपको देखना है कहां तक अंडरलाइन है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, पदबंध को कहीं पूछा जाता है कि पदबंध को क्या कहा जाता है, तो वाक्यांश कहा जाता है। पदबंध क्या कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्यांश वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा पहले का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों की गणना न तो व्यंजन में होती है और न ही स्वर में होती है उसको कहते हैं हम अयोग्यवाह। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी होगा, अयोग्यवाह। इनकी संख्या कितनी होती है, तो अयोग्यवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन होते हैं, अंग और आह। ठीक है, अंग और आह क्या होते हैं, अयोग्यवाह होते हैं। अंग इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं, जो ये अंग की मात्रा होती है इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं। और आह जो होते हैं इसको विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, विसर्ग। ठीक, इसके अलावा आगत। अब देखो आगत ध्वनि जो होती है, आगत मतलब विदेशी से, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो आए हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आगत शब्द हैं, वो उनकी संख्या 2 है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ज और एक होता है फ। लेकिन याद रखना है जो आगत ध्वनि है इनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा होता है, तो आगत ध्वनियों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा होता है, इनकी संख्या होती है 2, ये आपको याद रखना है। सेकंड, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है श, स, स और ह, ये क्या कहलाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, तीनों स और ह। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है, य, र, ल और व। या र, ल, व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, और बाकी इन चीजों को भी आपको याद रखना है, नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज, अनाज का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा, चाह, शस्य, सलिल और रूपा। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो चाह की अगर मैं बात करूं, चाह मतलब होता है वांछा, क्या होगा, वांछा होगा। स्पृहा होता है, या फिर होता है इच्छा, इच्छा। ठीक है, ये क्या है, चाह का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, सस्य यहाँ पर सही आंसर होगा, अनाज का जो पर्यायवाची होता है वो सस्य होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, बी होगा। सलिल, सलिल जो पर्यायवाची होता है ये होता है जल का। ठीक है, जल के अन्य पर्यायवाची अगर हम देखें तो तोय होता है, तोय। ठीक है, सलिल हो गया, जल हो गया, तोय हो गया। इसके अलावा और पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, तो लिखेंगे वहां पे, जैसे उदक होता है, उदक भी किसका होता है, तो याद रखना है उदक होता है जल का। अंबु होता है, अंबु जल। ठीक है, रूपा, अब देखो रूपा का अर्थ क्या होगा, रूपा किसे बोलेंगे, तो आंसर होगा आपका रूपा चांदी के लिए बोला जाता है। ठीक है, रूपा की भी होता है और रूपा भी होता है, चांदी का पर्यायवाची होता है, चांदी का पर्यायवाची क्या होता है, रूपा। ठीक है, तो ये भी आपको याद में रखना है, याद रखना है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, किस कवि के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी पर भोपाल सो गीत लिखा गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, किस कवि के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी पर भोपाल सो गीत लिखा गया।
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर है राजेश जोशी, राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देखो ये जीएस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिक का रिसाव हुआ था। ठीक है, किसका, जीएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका रिसाव यहां पर हुआ था, तो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। साथ ही ये भी आपको याद रख सकते हैं कि इसमें भोपाल गैस त्रासदी से ये याद रखना है राजेश जोशी का है। और राजेश जोशी पे अगर हम आए दोबारा, तो राजेश जोशी का एक चीज याद रखना है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को 2002 में दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया, तो रचना का नाम है दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया था 2002 में। ठीक है, इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है, नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे का स्थान। ठीक है, तो नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी की रचना हो जाएगी। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, बोलेंगे पेड़, ये भी किसकी रचना है, राजेश जोशी की रचना है। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको नोट करना है और ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे लोकोक्ति आपको बतानी है कि निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है। लोकोक्ति पहचानना बहुत आसान है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं मुहावरा आपको बताता हूँ। मुहावरा जब भी आपको देखना हो ना, मुहावरा, तो मुहावरा का जो अंत होता है वो ना से होता है। तो मुहावरा जहां पर भी हो वहां पर क्या होता है, ना होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ना है, यहाँ पे ना है और यहाँ पे ना है, तो ये क्या है, मुहावरे हैं। बचा हुआ क्या होगा, बचा होगा आपका लोकोक्ति। आसान है आपको पहचानना, इस तरह से देख सकते हैं, दांत खट्टे करना, ठीक है, अंगारे उगलना, आंखें दिखाना, सब क्या है, मुहावरे हैं। जबकि कौवा चला हंसी की चाल, हंस की चाल, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे लोकोक्ति है। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो कौवा चला हंस की चाल का अर्थ होगा अपने वास्तविक गुण को छोड़कर दूसरे के गुण को अपनाना, यानी कि अपने वास्तविकता को छोड़कर दूसरे के गुण अपनाना या दूसरे की चाल चलना। ठीक है, इसको बोला जाता है कौवा चला हंस की चाल। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे बी था, बाकी सभी के हैं मुहावरे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जाति मतलब जो जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा पुस्तक जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा पुस्तक। ठीक है, लकड़ी, देखो लकड़ी जो है ना, लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जितनी भी सॉरी, लकड़ी जाति का बोध कराता है। ठीक है, लकड़ी भी सही है, लकड़ी जाति का बोध कराता है। लोहा होगा आपका, सॉरी, लोहा क्या है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक, इसको याद रखना है। लोहा द्रव्यवाचक है, जबकि मनुष्य भी क्या है, जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे लोहा होगा। लोहा, जितने भी खनिज हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, चांदी, तांबा, ये सब किस में आते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन याद रखना है, पुस्तक जाति का बोध कराता है, लकड़ी जाति का बोध कराता है और मनुष्य जाति का बोध कराता है। सही आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब देखो क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वह एक सप्ताह बाद आया, तो आया यहाँ पे क्रिया है, आया क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वह एक सप्ताह बाद आया, तो बाद हो जाएगा। बाद क्या है, विशेषता बता रहा है क्रिया की कि एक सप्ताह के बाद आया, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, क्रिया की विशेषता बाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, खौ बाग वर्णन। खौ बाग वर्णन मतलब, खौ बाग मतलब होता है कि क्रोधित होना, खवा, ठीक है, खाने वाला। तो वो जो बोलते हैं ना, कहावत भी है, कहावत क्या मतलब, एक गाना भी है, खौ बाग बनना, मनस्वाग होना, मतलब जो क्रोधित हो जाता है। जब बाघ बूढ़ा हो जाता है तो कहा जाता है, जब बाघ बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, खौ बाघ बन जाता है, यानी कि क्रोधित हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन सी, 8 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपव्यय का विलोम क्या होगा। अपव्यय का विलोम, अपव्यय मतलब होता है जो कम खर्च करता है। ठीक है, अपव्यय का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, और इसका उल्टा होगा मितव्यय, जो फिजूल खर्च करता है, व्यर्थ खर्च करता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, मितव्यय। ठीक है, अपव्यय और मितव्यय आपको याद रखना है, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से बताइए मुझे कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। वर्तनी के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। आप देखो ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, ये गलत लिखा हुआ है, पुष्पांजलि आपको याद रखना है, पुष्पांजलि, ली हमेशा छोटी होती है, तो पुष्पांजलि ये वाला गलत हो गया। सेकंड है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल बोले या मंत्री परिषद बोले, आपको याद रखना है मंत्री परिषद, तो यहाँ पे मंत्री परिषद में जो मात्रा होगी ये छोटी होगी, मंत्री परिषद, ठीक है। वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा हुआ, वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म नहीं होता है, आध्यात्म होता है, ठीक है। आध्यात्म, या तो आध्यात्म होगा, अगर इसमें एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक, अगर इसमें एक प्रत्यय तो ये होगा, या तो आध्यात्म होगा या फिर आध्यात्मिक होगा। अध्यात्मक ये गलत शब्द है, ठीक है, ये सभी क्या लिखे हुए थे, गलत लिखे हुए थे। सही आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए, ठीक है। निम्न पंक्ति, अब पंक्ति क्या है, पंक्ति लिखा है पानी बिच मीन प्यासी, ठीक है, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। पानी मतलब पानी हो गया, बिच मतलब हो गया उसके बीच में, और मीन मतलब होता है मछली। पानी के बीच में मछली प्यासी है, ठीक है, और मोही सुनी सुनी आवत हंसी, और मुझे सुन सुन कर क्या आ रही, हंसी आ रही है कि पानी होते हुए भी, पानी के बीच में होते हुए मछली क्या है, प्यासी है। तो याद रखना है जहां पर भी कारण के होते हुए भी, यानी कि कर्म के होते हुए भी कार्य ना हो, वहां पर हमेशा विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां पे कार्य का या कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, हमेशा कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कि पानी भी उपलब्ध है और फिर भी मीन के है, प्यासी है, ठीक है। इसी तरह का इसका जो अगर मैं उल्टा बात करूं, इसका जस्ट अपोजिट होता है विभावना अलंकार। यहां पे क्या होता है, कारण न होते हुए भी, कारण न होते हुए भी कार्य का होना, कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां पे हमेशा विभावना अलंकार होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इसका मतलब होता है कि बिना पैर के ईश्वर चल सकता है, बिना कान के ईश्वर चल सकता है, और बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य कर सकता है। तो यानी कि वहां पे कारण न होते हुए भी कार्य का होना दर्शाया जाता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। और जहां पे कारण होते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में आपको बढ़ा चढ़ाकर बात होती है, ठीक है, जहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई बात हो रही हो, वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, अब देखो पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो कर्ता, ठीक है, कर्ता यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। याचिका दायर की, तो यहाँ पे बोलते हैं ना याचिका दायर की, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होगा। विदुषी भी स्त्रीलिंग है, मूर्ख भी क्या है, स्त्रीलिंग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कर्ता पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो आंसर होगा आपका सद्दुकड़ी। कबीरदास की भाषा सद्दुकड़ी थी, और इसको क्वेश्चन बनता है कई बार कि कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा? तो ये कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा दो तीन चीजें और है। एक तो कहा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? दूसरा कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो याद रखना है पंचमेल खिचड़ी, इसको अलग अलग लिख देंगे, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। तो पंचमेल जो खिचड़ी कहा है, ये कहा है श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। जबकि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। ध्यान से याद रखना, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। सद्दुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जबकि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
भांग उद भूसुपड़न मुहावरे का अर्थ है। भांग उद भूसुपड़न, ये कहावत है, गढ़वाली कहावत है। इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे का मतलब है समय प्रतिकूल होना। ठीक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा के उद्भव व विकास का सही क्रम क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। देखो, सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर पाली, नहीं सॉरी, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो सही आंसर आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। जो नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है, आपको याद रखना है, जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, पानी एक वचन में प्रयुक्त होता है और आकाश एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, हस्ताक्षर किए हमेशा क्या होता है, हस्ताक्षर किए। इस तरह के कुछ और शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द ठीक है, कौन कौन से हैं। तो एक तो हस्ताक्षर आपको याद रखने, एक याद रखना है प्राण, बोलते हैं ना प्राण छूटे। ठीक है, दर्शन के। ठीक है, आंसू, बहुत बार पूछा जाता है आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आंसू हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गए। ठीक है, हस्ताक्षर हो गए। इसके अलावा कुछ और शब्द भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका होश, बोलते हैं ना होश उड़ गए, तो होश आप लिख सकते हो, होश, लोग, ये सब क्या है, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जनता, पानी, आकाश, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है। मैंने आपको एक चीज बताया था, याद होगा आपको कुछ समय पहले, कि तत्सम शब्द हमेशा रॉ वहां पे होता है, आधा रॉ, या तो ऊपर का रॉ लगा हो या फिर नीचे का रॉ लगा हो, वो हमेशा तत्सम में जाते हैं। तो अग्र यहाँ पर आपका क्या होगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी आग, आज और आंख, ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। अग्र का होगा आगे, इसका तद्भव रूप क्या होगा, आगे। आग का तत्सम की अगर मैं बात करूं तो अग्नि होता है। ठीक है, आग का अग्नि हो जाएगा। आज का होता है अध, आज का अध होगा, और आंख का होगा अक्षी, आंख का अक्षी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकारी पत्र को प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधन किया जाता है। सरकारी पत्र आपको याद रखना है, हमेशा इसमें महोदय से, इसका संबोधन मतलब संबोधन किया जाता है तो महोदय से होता है। ठीक है, तो याद रखना है महोदय से इसका संबोधन होता है। जबकि अर्ध सरकारी जितने भी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी में क्या लिखा होता है, प्रिय या प्रियश्री लिखा होता है, प्रिय या प्रियश्री। अर्ध सरकारी पत्र हमेशा अपने समकक्ष अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसमें महोदय और महोदय के स्थान पे क्या होता है, प्रिय और प्रियश्री होता है। ठीक है, अर्ध सरकारी आपको याद रखना है, किसमें होता है, अर्ध सरकारी, या फिर इसको अर्धशासकीय भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार यहाँ पे हो भी गया है, आपको बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। बस याद रखना एक लाइन, संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम आता है और वो उसकी विशेषता बतला रहा हो, तो हमेशा वहां पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, संज्ञा से पहले सर्वनाम। अब देखो, संज्ञा यहाँ पे क्या है, कुत्ता, उससे पहले कोई सर्वनाम आया है, नहीं आया है। ठीक है, चार सर्वनाम नहीं है, कुत्ता, इससे पहले कोई सर्वनाम आया है, नहीं आया, तो विशेषण है काला। ठीक है, कुत्ता यहाँ पर इस संज्ञा है, इससे पहले कोई सर्वनाम आया है, नहीं आया है, तो ऑप्शन डी देखते हैं। अब निश्चित आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। अब देखो, मैंने बोला संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले यह क्या होता है, सर्वनाम होता है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया और उसकी विशेषता बता रहे हैं, वह कुत्ता अच्छा है, अच्छा उसकी विशेषता है, वो विशेषता बताई जा रही है, तो आंसर होगा डी। बस एक चीज याद रखना, हमेशा संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम आता है, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है और वह उसकी विशेषता बताता है, वह उसकी विशेषता बतलाता है, वह उसकी विशेषता, ठीक है, वह उसकी विशेषता बतलाता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सार्वनामिक
विशेषण होता है। बस ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सर्वनाम पहचानना बहुत आसान है। संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है और वह उसकी विशेषता बतलाता है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बलदेव अगले सप्ताह घर आएगा, वाक्य में कारक क्या है? बलदेव अगले सप्ताह घर आता है तो वाक्य में कौन सा कारक है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक चीज मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जहां पर काल का बोध होता है, काल समय का बोध होता है। तो यहाँ पे बलदेव अगले साल, ये साल क्या है? समय का बोध कर रहा है, ठीक है, या काल का बोध कर रहा है। तो जहां पर भी काल का बोध होता है वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये भी हो सकता है मैं शाम को घर जाऊंगा, मैं शाम को घर जाऊंगा, तो शाम क्या है? काल का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है, तो वहां पर भी हमेशा क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, अधिकरण कारक, ठीक है। चलो आप जीएस का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लैपियर के द्वारा लिखा गया था। ये जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, 1947 पार्टीशन हो रहा था, उस समय ये उस समय के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया 1947 के बारे में। लेकिन प्रकाशित कब हुई? प्रकाशन इसका जो हुआ है वो आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन बाद में होता है 1982 में, ठीक है। लेकिन किसका वर्णन किया गया? भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ था, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। एक पुस्तक इस तरह की एक और है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कई बार पेपरों में कि भारत विभाजन के गुनाहगार ये पुस्तक है, ठीक है। भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया भारत विभाजन के गुनाहगार पुस्तक के लेखक है, ठीक है। तो साथ में ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किन आंदोलन में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ा या निकाला गया या निकाला, ठीक है। तो देखो कौन कौन से आंदोलन थे जिसमें महिलाओं का योगदान था, यही क्वेश्चन है। तो स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन में जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था, इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया था। होम रूल आंदोलन तो आपको पता ही है, एनी बेसेंट इसमें शामिल थे, तो महिलाओं का योगदान इसमें था। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 आपको याद रखना है, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। तो सभी आंसर होगा आपका, ठीक है। आंसर होगा 1 2 3 4। आपको सन भी याद रखना है, कई बार आपको सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सी घटना कब हुई। तो स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल 1916, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। सही आंसर होगा आपका 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो कौन थे? किनको जीता था? तो आंसर होगा आपका बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, ठीक है। याद रखना है, जब बीजापुर को इसने कब जीता? तो 1686 में जीता, ठीक है। 1686 में जब बीजापुर के शासक आदिल शाह थे उस समय, ठीक है। बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाह से जीता था, बीजापुर को जीता था आदिल शाह से। और गोलकुंडा को कब जीता? तो आंसर होगा इसके ठीक एक साल बाद 1687 में गोलकुंडा को जीता। यहाँ का शासक था कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह। ये भी आपको याद रखना, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नान्यदेव। नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना करी थी। सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ठीक है। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में पहले तो आपको याद रखना है ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। कब आया था ये भारत? तो आंसर होगा आपका 629 ईस्वी। देखो 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक ये भारत में रहते हैं, लगभग 15 साल। आप कई बुकों में आपका 29 की जगह 30 भी दे रखा है, ठीक है। लगभग 15 साल आपको याद रखना है, 15 साल तक ये भारत में रहे, लेकिन इनको किसी ने भेजा नहीं था, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपनी स्वेच्छा से आए थे। इनका जो मुख्य मकसद था भारत आने का वो ये था कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना या बौद्ध धर्म के बारे में जानना, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना, उसके लिए भारत आए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को जानने के लिए
उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, ठीक है, और पुरुष सूक्त में मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद के कौन सा मंडल है, 10वें मंडल में, याद रखना है, जिसमें 4 वर्णों की बात की, वर्णों की बात की गई है। ब्राह्मण, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण की बात की गई और कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। किस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे और यहाँ पे ऋग्वेद के कुछ मंडल आपको याद रखना है, जैसे तीसरा मंडल बहुत बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी बात की गई है, तो याद रखना है ये किसको समर्पित है, या इसमें है जो सावित्री को समर्पित, ठीक है, सावित्री, या जो गौ मंत्र है, इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है, गायत्री मंत्र और सावित्री को समर्पित, ठीक है, सावित्री और गायत्री को समर्पित, गायत्री मंत्र आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 7वां मंडल, ठीक है। 7वां मंडल में आपको याद रखना है 10 राजयुद्ध का वर्णन है, 10 राजयुद्ध जो पुरसैनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो इसका वर्णन किसमें मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। और 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, सोम को समर्पित, ठीक है, सोम को समर्पित कौन सा मंडल था, तो आंसर होगा 9वां मंडल, ठीक है। तो साथ में ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वो याद रखना है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 में जिसके बारे में बताया गया है वहां पर है, ठीक है। अगर मैं राज्य निर्वाचन आयोग की बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं, ठीक है, याद रखना है स्थानीय, जैसे पंचायत चुनाव हो गए या नगर निकाय के चुनाव हो गए, तो स्थायी चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में, 243 के में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने से संसद की भूमिका नहीं होती है, कौन कौन से पदाधिकारी को हटाने की संसद की भूमिका नहीं होती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका संघ लोक सेवा आयोग, ये होगा केवल, ठीक है। सही आंसर होगा केवल 3, इसको राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है, डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। बाकी सभी के लिए संसद का अनुमोदन जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। इसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को भी इसी तरीके से हटाया जाता है, यानी कि दोनों सदनों का यहाँ पे क्या होता है, सहयोग होता है, दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है, ठीक है। जबकि अध्यक्ष या लोकसभा आयोग का सदस्य अध्यक्ष राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, ठीक है। तो उसमें संसद की अनुमति या संसद के सहयोग से नहीं हटाया जाता है। सही आंसर आपका केवल डी होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है, डी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, 1909 का जो अधिनियम था ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित है, बहुत बार पूछा जाता है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसी अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं, तो माल्य मिंटो सुधार 1909, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास का मतलब होता है, ये सीधा सीधा इसका मतलब होता है स्फीति से, मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति में क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, महंगाई, वस्तुएं और जो सेवा होती है उनकी वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो आंसर होगा आपका स्फीति के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जिसमें समाज के सामाजिक प्रतिरूप की स्थापना की आकांक्षा थी, आमतौर पर क्या कहा जाता है उसको। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था वो संबंधित था महालनोबिस योजना पर आधारित था, ठीक है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल आपको पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32, किस नगर को निषिद्ध कहा जाता है। निषिद्ध सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है, निषिद्ध शहर कहा जाता है लहासा, जो तिब्बत में है, लहासा को, ठीक है। 32 का आंसर आपका डी था। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोयला एक उदाहरण है, कोयला एक एग्जाम्पल है किसका, कोयला आग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का या परतदार शैलों का, तो आंसर होगा आपका परतदार शैल। जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, परतदार चट्टानें, वहां पर कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला अगर वैसे नॉर्मल में हम देखें तो अवसादी चट्टानों में मिलता है, ठीक है, अवसादी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वहां पर मिलते हैं, ठीक है।
अवसादी चट्टानों में मिलता है। कोयला भी एक प्रकार का अवसादी तो है, जो बहुत टाइम पहले जो पेड़ पौधे या जीव जंतु किसी जमीन के नीचे या किसी दबाव के कारण दब चुके थे, कुछ समय बाद जब वो उनको निकाला जाता तो वो क्या है, अवसादी है। ठीक है, एक तरह से अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान या परतदार सैल इसका आंसर होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल है वो है पछाव स्तरीय बादल। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास कभी आए कि सर्वाधिक जल धारण करने वाले बादल कौन से हैं, यानी कि सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल कौन से हैं, तो कपासी बादल। तो याद रखना यहाँ पे सर्वाधिक जल धारण करने वाले, सर्वाधिक जल धारण करने वाले। ठीक है, सर्वाधिक जल धारण करने वाले बादल कौन से हैं, कपासी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, देखो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, सुमेलित करेंगे पहले का थर्ड। तो पहले का थर्ड है, यानी कि धारवाड़ जो चट्टान है सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा था। ठीक है, सेकंड बी का 4। बी का जो 4 है यहाँ पर लिखा है ना, विंध्याचल चट्टान जो प्रणाली है, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और सैल इसके अंग है। ठीक है, तो सही है। फिर उसके बाद है सी का पहला। सी का जो पहला है, सी में लिखा है क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रादीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है, तो ये भी सही है। और जो डी है, इसका डी का आंसर होगा आपका सेकंड। डी का आंसर सेकंड होगा, यानी कि तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। सही आंसर इसका कर लेना, एक बार मैच कर लेना आप। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिरक वलय ईश्वर की आंख या बेली की मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं। यह है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसको हिरक वलय भी हिरक वलय भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 37 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। आप क्या बोल रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन। फैक्ट याद रखना है, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। आपको पता है जो श्रमिकों से संबंधित या कुटीर उद्योग से संबंधित आर्टिकल है वो 43 है, तो 43 के ए में इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, 38 अगर मैं बात करूं आर्टिकल 38 में गए तो कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 ए में आप कर सकते हैं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 45 ये याद रखना, आर्टिकल 45 में जोड़ा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आएगा, तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा। संवैधानिक संस्था वो संस्थाएं होती है जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है, यानी कि किसी आर्टिकल में जिनका वर्णन मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो संवैधानिक संस्था है, आप सभी को पता है। राज्य वित्त आयोग की बात हो रही तो ये राज्य वित्त आयोग 243 का आय में है, आर्टिकल 243 का आय, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था। सरकारी आयोग का सदस्य यहाँ पर कौन था, तो डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, सरकारी आयोग जिसका गठन कब किया गया था, तो गठन की अगर मैं बात करूं तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। अगर आपको याद रखना है तो इसमें ये लिख सकते हैं आप, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना। गठन इसका 1983 में हो गया था। इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करी, तो रिपोर्ट इसने प्रस्तुत करी थी 1988 में, 1988 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करी तो 1988 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जबकि गठन इसका 1983 में हो गया था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की जांच करता है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान के उद्देशिका मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में क्या नहीं है, लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। बाकी समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इसके अलावा न्याय की बात की गई है, न्याय,
तीन प्रकार की न्याय, तीन प्रकार की न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है हमारे उद्देशिका में, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा गणतंत्र की बात की गई है, गणतंत्र, गणतंत्र शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। बंधुत्व मिल जाएगा, बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्र मिल जाएगा, स्वतंत्र, गणतंत्र, ये सब किसमें है? तो आंसर होगा आपका उद्देशिका में। लेकिन लोक निर्माण, लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है, ठीक है। लोक कल्याण तो हमारा नीतिनिदेशक तत्व में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित करेंगे, आंसर होगा पहले का। देखिए यहाँ पे शासक, जहां जहां पर इन्होंने शासन किया है, तो भोज जो शासक था, इसको कहा जाता है ये गुजरात का था, धार नगरी गुजरात का था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ए का थर्ड, ये इसका थर्ड है, ए का थर्ड होगा, ठीक है। बी का होगा आंसर 4, दुर्गावती गोंडवाना की प्रमुख शासिका थी, समुद्रगुप्त उज्जैन, यहां से इसका अभिलेख भी मिला है, और विदिशा अशोक, ठीक है। यानी कि ए का थर्ड, बी का 4, सी का दूसरा, सी का दूसरा होगा, ठीक है। सॉरी यहां पे गलत हो गया, सी का दूसरा है, दोबारा से देख लेते हैं। भोज, ठीक है, भोज ये गुजरात, धार नगरी गुजरात का, गुजरात यहाँ का शासक था। दुर्गावती आपको याद रखना है गोंडवाना, समुद्रगुप्त विदिशा का याद रखना है, और जबकि अशोक उज्जैन, ठीक है। अशोक का यहाँ से अभिलेख भी मिला है, तो सही आंसर आपका सी है, सी सुमेलित करेंगे। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करता है, यानी कि विदेश का जो वाणिज्य है उसको देखता है आरबीआई। मौद्रिक से संबंधित जो भी नीति होगा, मौद्रिक नीति, वो सब किसका अंडर आता है? आरबीआई के अंदर, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ए। सेबी आपको याद रखना है, जो भी शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, उसको देखता है, ठीक है। 43 अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम या श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है, तो ये श्रेष्ठतम इमारत इन्होंने फतेहपुर सिकरी में बनाई है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 पे आते हैं, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? HTTP, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वेब पेज को लोड करता है, ठीक है, वेब पेज के लिए इसका यूज किया जाता है। 45 है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। 46 है, एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए हम Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, ठीक है, Ctrl+N। देखो Ctrl+B बोल्ड, जो हम बोल्ड करते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। Ctrl+M इसको मिनिमाइज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, और Ctrl+D डिलीट करने के लिए, ठीक है, डी से आपको याद रखना है डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2024 में अभी हाल ही में अभी चल ही रहा है, बल्कि इसका जो मेजबानी कर रहा है वो रूस कर रहा है, ठीक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूस। जो 16वां है, कौन से नंबर का है? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स का जो गठन किया गया था 2009 में किया गया, ठीक है। जब इसका गठन किया गया था तो ये क्या था? ब्रिक था। ये आपको याद रखना है, ब्रिक का गठन 2009 में किया जाता है। इसमें जो ये एस जुड़ता है ये 2010 में जुड़ता है। इस एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका है। ये पॉइंट याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि ब्रिक्स का सदस्य साउथ अफ्रीका कब बना, या ब्रिक को ब्रिक्स कब कर दिया गया था? तो आंसर होगा 2010 में ब्रिक्स इसको कर दिया गया था, इसमें एस जोड़ दिया गया था, और इस एस का मतलब है साउथ अफ्रीका 2010 में, ठीक है। अभी आप 2023 में इसके कुछ नए सदस्य भी बने, तो पहले 5 थे, 5 कौन कौन से? ये वाले देखो नाम, इसमें इससे पता चलेगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी 5 देश इसमें और शामिल है, टोटल अभी देश इसमें याद रखना है, टोटल देश कितने हैं? 10 है। अब कौन कौन से? 5 ये याद रखने हैं, 5 याद होगा आपको, मैंने कुछ दिन पहले आपको लिखाया था ई, ट्रिपल ई से याद रखना है। इस ई से याद रखेंगे तो इथोपिया, इसको इजिप्ट लिख लेना, इजिप्ट कई बार हिंदी में भी लिखा, वो इजिप्ट का कई बार दूसरा नाम लिखा होता है मिस्र, तो मिस्र को इजिप्ट भी बोला जाता है, इजिप्ट भी आप याद रख सकते हैं, तो इजिप्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा ईरान। 3 देश तो ये हो गए ट्रिपल ई। इसके अलावा याद रखना है सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो टोटल 5 देश हैं, 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। टोटल कितने देश? 5। तो 5 और 5 10, 5 हो गए और 5 हो गए 10। आपको 10 देश याद रखना है, ठीक है। 2023 में कितने देश जुड़े हैं? तो टोटल आपका
5 देश जुड़े। एक अर्जेंटीना भी इसमें शामिल था, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में यहाँ पर शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो अर्जेंटीना यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है 10 देश है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? तो यहाँ से टोटल 9 खेलों को हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से गेम्स यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहां शुरू किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। 49 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में कौन गूगल के नए सीटीओ? सीटीओ का जो फुल फॉर्म की बात करें तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है। ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बने? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रभाकर राघवन। प्रभाकर राघवन बने हैं। ठीक है, जबकि गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको बोलते हैं, तो यह है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, तो सुंदर पिचई क्या है? इसके सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब रीजनिंग पे आते हैं। 51, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लुप्त संख्या की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। देखो 31 और 24 में कितने का डिफरेंस है? 7। 24 7 का डिफरेंस है। 29 से 22 में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे 24 और 17 में कितने का डिफरेंस? 4 और 3 7, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। तो आगे हम देखेंगे तो 22 यहाँ पे कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 15 और 22 में देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो सही आंसर आपका ए आ जाएगा। 15 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 का अर्थ है लव इज लाइफ तथा 876 का अर्थ है वाइफ इज लाइफ हो, तो लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया जाएगा? ठीक है, इनको बहुत आसान होते हैं, देख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हमने लिखा हुआ है लव इज लाइफ, ठीक है, लव इज लाइफ, इसको हमने क्या कोड से डिनोट किया है? हमने लिखा है 9, 8 और 7 लिखा है। नेक्स्ट है वाइफ इज लाइफ। ठीक है, वाइफ इज लाइफ होती नहीं है, बस लिखा हुआ है। ठीक है, वाइफ इज लाइफ, तो इसका जो कोड लिखा है 876। ठीक है, अब देखो यही है। हाँ, अब हमें एक चीज देखना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे और इसमें देखेंगे तो हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पे हमें इस कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर इस कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें लाइफ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें लाइफ कॉमन दिख रहा है। तो जो जो हमें कॉमन दिख रहा है वो हम काट देंगे। तो यानी कि यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ पर 8 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है। ठीक है, अब लव का कोड होगा 9 और यहाँ पे वाइफ का कोड क्या होगा? 6। तो हमें किस चीज का पूछा है? हमें पूछा है लव का कोड क्या होगा, लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया जाएगा? तो सही आंसर होगा आपका डी, लव के लिए 9। ठीक है, जबकि 6 के लिए 6 किसका कोड है? वाइफ का कोड है। ठीक है, तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक पार्टी में 15 लोग शामिल हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाना हो तो यहाँ पर हाथ मिलाने की कुल कितनी प्रक्रिया है हो? देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट क्या बोले, इसका एक फॉर्मूला है, बस याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीपुल्स, कितने लोग हैं? 15 लोग, तो n-1। हमेशा ये याद रखना है आपको, जब भी हाथ मिलाने की प्रक्रिया होगी तो एक कम से हाथ मिलाया जाता है। ठीक है, एक कम से मिलेगा, खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा ना, और हाथ मिलाएगा कितने तरीके से? 2 तरीके, मतलब 2 बार हाथ मिलाएगा, 2। ठीक है, तो आंसर इसके नीचे 2 हो जाएगा। तो n कितना है? 15 है। ठीक है, 1 माइनस करेंगे 15 में से तो ये 14 हो जाएगा, और 14 इसके नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। ठीक है, और 15 सता 105 होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 105। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्री है। तो विवाहित पुत्रों में से 2-2। ठीक है, देखो याद रखना है, एक परिवार है जिसमें है पिता, माता, ठीक है, और इनके 3 विवाहित पुत्र हैं। अब इनके क्या है? 3 विवाहित पुत्र हैं, 1, 2 और 3। इनके 3 विवाहित पुत्र हैं,
अब विवाहित पुत्र हैं तो इनकी एक पत्नी होगी ना, एक एक एक, तो ये टोटल 4 होगी। विवाहित और एक अविवाहित पुत्री भी है, ये तो पुत्र है, ठीक है, और एक अविवाहित एक पुत्री है, पुत्री को मैं अलग लिख देता हूं, ठीक है। तो पुत्री यहां पर एक क्या होगी, और केवल विवाहित पुत्रों में से विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां हैं, और इनमें से क्या है, 2 की क्या है, 2 पुत्रियां हैं, इनको एक एक लिख दो, तो 2 पुत्रियां होगी, ठीक है। तथा एक को एक पुत्र प्राप्त है, तो एक को एक ही पुत्र, यहाँ पे महिला नहीं आएगा, तो हमें महिला सदस्य बताना है, ठीक है। तो महिला सदस्य एक तो इनकी माता होगी, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और एक इनकी पुत्री है, तो 9 होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका डी। बहुत आसान होते हैं, आप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है चाय, कॉफी और पेय, देखो पेय पदार्थ इस तरह से बनेगा, देखो पेय पदार्थ के अंतर्गत आएगा चाय और कॉफी, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका, ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक स्थान पर कुछ गाय तथा बतखें हैं जिनके सिरों की कुल संख्या 70 है तथा उनके पैरों की कुल संख्या 180 है, तो वहां पर बतखों की संख्या गायों से कितनी अधिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिरों की संख्या कुल कितनी है, 70 है, देखो 70 है सिरों की संख्या, 70 है सिरों की संख्या, तो हम इनके पैरों की कुल संख्या कितनी होगी, माना कि हमने जितने सर हैं उनको सीधा 4 कर दिया, इनके सभी का हमने क्या मान लिया, 4 पैर वाले मान लिया, ठीक है। तो 17 चौकू 7 चौकू 28, 280 हो गया, 280 पैर निकले हमारे पास, ठीक है। पैरों इनमें पैरों की कुल संख्या 180, जबकि पैरों की कुल संख्या कितनी दे रखी, 180 दे रखी है, पैरों की कुल संख्या 180 दे रखी है, और हमने कितने निकाल दिए, 280। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैर हैं, तो एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, इसमें से माइनस करके पता चलेगा, तो कितने हैं, 280 में से 180 हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 100 होगा। अब ये 100 कौन से होंगे, हमने यहाँ पे सीधे 4 पैर वाले लिख दिए, तो 100 कौन से होंगे, 2 पैरों वाले होंगे ना, तो 2 पैरों को अगर हम काटेंगे तो 2 पैरों वालों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। यानी कि बतखों की संख्या क्या होगी, 50 होगी, और गायों की संख्या, अब देखो यहां पर और क्वेश्चन उसने थोड़ा और घुमा दिया है कि बतख कितने हैं, बतख 2 पैर होते हैं ना, इनकी संख्या 50 है, और टोटल सर कितने हैं, 70, तो 50 में से टोटल सर यानी कि, हाँ यानी कि 20 क्या होंगे, टोटल सर हमारे पास 70 है, तो हमारे 50 निकले तो 70, तो 20 क्या होंगे, 20 गाय होंगे, तो गायों की संख्या क्या होगी, 4 पैर वालों की संख्या होगी 20। अब ये बोल रहा है कि तो यहां पर बतखों की संख्या गायों से कितनी अधिक है, ठीक है, यानी कि बतख कितने हैं, 50 है, और गाय कितने हैं, 20, तो कितने अधिक है, 30 और 20 50, तो 30 आंसर होगा इसका, ठीक है। किसकी संख्या पूछ रहे हैं, संख्या गायों की संख्या कितनी अधिक है, क्या पूछ रहे हैं, बतखों की संख्या गायों से कितनी अधिक है, तो 30 होगा, ठीक है। हाँ, बतखों की संख्या 30 अधिक है गायों से, गायों की संख्या 20 है और बतखों की संख्या 50 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको याद रखना, जब भी ट्रायंगल की बात हुई है तो यहाँ पे एक चीज देखना है, 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 और 3, जब भी इस तरह से लिखा होता है तो आपने कुछ नहीं करना है, 1 2 और 3 लिखना है, 1 के सामने 1 लिखना है, फिर इसका क्रॉस ऐड करना है, 2 और 1 3, 3 को यहाँ पे लिख देना है, फिर 3 और 3 6, तो 6 को यहाँ पे लिख देना, उसके बाद इनको ऐड करेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, 10 तो ये हुए, लेकिन जब यहाँ पर फिर इनको भी काउंट करना है, ये तो इनकी टोटल कितने 10 हुए, यहाँ पर पहले वाला छोड़ना है, अल्टरनेट छोड़ना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को ऐड करना है, ठीक है, और तीसरा फिर छोड़ देना है, तो 10 से 3 13, यहाँ पे टोटल 13 निकलेंगे। ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 13, तो सही आंसर आपका सी होगा, ठीक है, ट्रायंगल 13 है। आसान है, कुछ नहीं है, आपने ये वाला करना है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 1 2 3 लिखना है, उसके जस्ट बगल में 1 को 1 लिखना है, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करना है और ऐड कर देना है, 2 और 1 3, 3 को यहाँ पे लिखना है, फिर 3 और 3 6, इसको ऐड करना है, तो 6 और 3 9 और 1 10 तो ये हो गए, इसके अलावा 3 और निकलेंगे, ठीक है, तो ये वाला पहले वाला कैंसिल कर देना है, इसको ऐड नहीं करना है, और अल्टरनेट ऐड करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे को ऐड करना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को, इस तरह से चलता रहता है। तो हमने पहला और दूसरा छोड़ दिया, तीसरा ऐड करा है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर 13 होगा, ध्यान से करेंगे इस चीज को, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 58 है, खाली स्थान भरे। अब खाली स्थान भरना है तो यहाँ पे कैसा क्या सीरीज चल रहा है तो देखते हैं, यहाँ पे 5 और 1 6, 5 और 1 6 है, ठीक है, और 5 और 3 8 है, ठीक है, और 8 और 4 12 है, सही आंसर यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 3 8 यहाँ पे लिख दिया है,
और उसके बाद 8 और 4 12। हाँ सही आंसर होगा 12, ठीक है। 58 का आंसर होगा 12, 12। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रूप को, देखो ये लिखा है, इसको कोड ये किया गया है, इसी तरह से आपको आगे भी देखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो टी का जो उल्टा होता है वो जी होता है, आर का उल्टा क्या होता है आई होता है, ओ का उल्टा क्या होता है, मतलब इनके अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जी का कोड होगा टी, जी का कोड क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ई का कोड होता है वी, एन का कोड होता है एम, आई का कोड होता है आर, ठीक है। अब आगे मिल जाएगा हमें टी वी एम आर, ठीक है। और यू का कोड क्या होता है एफ होता है, और एस का कोड क्या होता है हाई स्कूल एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी बी आर एफ एच, टी बी आर एफ एच, टी बी आर एम, हाँ टी बी एम आर, सॉरी टी बी एम आर एफ एच, सही आंसर ए होगा, ठीक है। 59 का सही आंसर क्या होगा ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, इसका सही आंसर देखते हैं। इसमें क्या चल रहा है जी एच, जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ओ पी ए बी, ठीक है, एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे एल के एल ये उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं पी एम एन ओ पी क्यू होगा, ठीक है, एम एन ओ पी होगा, एस टी होगा और टी एस होगा। तो क्यू पी टी एस ऑप्शन है, क्यू पी टी एस, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 60 का आंसर क्या होगा आपका, तो 60 का सही आंसर ए हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित 61 है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन को छांटिए, ठीक है। पहला नंदनकानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है, बिल्कुल सही है। नंदनकानन बुग्याल कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी के ठीक ऊपर स्थित है, ठीक है। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट, ये भी सही है। गुरसो बुग्याल ये भी चमोली में है, हाथी पर्वत के पास। थर्ड है दयारा बुग्याल, यह उत्तरकाशी जिले में है, यहाँ पर शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है दयारा बुग्याल का है, उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ पर शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये भी सही है। क्वारी तथा चित्रकांठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में है, ये भी सही है। तो सभी आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, सभी फैक्ट पढ़ लेना, सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौनाल के साथ किस चंद राजा के युद्ध या द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है भारती चंद, ठीक है। इनका जो अगर भागा धौनाल का जो युद्ध हुआ था वो वीरांगना भागा धौनाल के साथ, यह हमारे पवाड़ों से ज्ञात होता है, ठीक है। जो उत्तराखंड में भारती चंद के पवाड़े फेमस है, तो पवाड़ों से जानकारी मिलती है, ठीक है। याद रखना है पवाड़ों से जानकारी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल मूलतः कहाँ से थे। चाराल जो थे, ये चाराल या किलेदार इनको बोला गया जाता है, ठीक है, किलेदार, ये किलेदार नियुक्त किए थे सोमचंद ने 4। तो ये मूल रूप से कहाँ के थे ये पूछा गया आपको, ठीक है। तो ये मूल रूप से नेपाल के थे, ठीक है। चाराल 4 किलेदार इन्होंने नियुक्त किए थे, कौन कौन से थे, तो याद रखना है कार्की, ठीक है, यहां पर याद रखना है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये चाराल नियुक्त किए थे, ठीक है। 4 किलेदार नियुक्त किए थे, तो ये सोमचंद ने नियुक्त किए थे, ये याद रखना है चाराल, ठीक है। और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक है, आंसर होगा डब्ल्यू फ्रेजर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। 64 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 65 त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित किया गया है, तो यहाँ पर बसंत देव का मिलता है, ठीक है। सही आंसर आपका क्या होगा, बसंत देव। कत्यूरी वंश का जो प्रथम शासक है बसंत देव है, और एक किस में मिलता है, त्रिभुवन राज का शिलालेख में, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, त्रिभुवन राज का शिलालेख हमें बागेश्वर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बागेश्वर, बैजनाथ से आप बोल सकते हो, बागेश्वर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, राज्य की निम्न में से कौन सी जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती है, तो खुद को आर्यों का वंशज खस जाति मानती है, ठीक है। राज्य में खस जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती है। कहा जाता है कि इनके बारे में, खस जाति के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के सभा पर्व में
महाभारत के सभा पर्व में लिखा है कि इन्होंने जो युद्ध किया था गौरव, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। महाभारत, पहले तो याद रखना है महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि खसों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी ओर से लड़ा? पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ये आपको याद रखना है। किस पर्व में? महाभारत के सभा पर्व के अनुसार। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, इसके अलावा इनसे कुछ प्रथाएं हैं जो कई बार पेपर में पूछी जाती है। कौन कौन सी प्रथाएं हैं? एक आपको याद रखना, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का संबंध किससे? खस जाति से मिलता है। ठीक है, एक जटेला प्रथा आपको याद रखना, जटेला। इसके अलावा टिकुआ प्रथा। ठीक है, घर जवाई प्रथा, घर जवाई। ये सभी प्रथाएं आपको याद रखना है किससे संबंधित है? पूछा जाता है पेपर में, घर जवाई, देवदासी, जटेला, टिकुआ प्रथा, ये सब किससे हैं? खस जाति से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। किस वर्ष मार्गरेट लेगी की पहाड़ी से फिसलने के कारण फूलों की घाटी में मृत्यु हो गई थी? तो ये फूलों की घाटी में आया था, एक फूलों का अध्ययन करने, फूलों को देखने के लिए, उसका सर्वेक्षण करने के लिए जुलाई 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, 68 है, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य में अलकनंदा से मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या होगा? विष्णु प्रयाग और अलकनंदा के बीच में। ठीक है, चमोली में है विष्णु प्रयाग और अलकनंदा के बीच में। तो यहाँ पर हम देखेंगे गरुड़ नहीं होगा, इसका बालखिल्य मिलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सही आंसर आपका होगा बालखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। ठीक है, 68 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बद्रीनाथपुरी निम्न में से किस या किन नदियों के संगम पर स्थित है? बद्रीनाथपुरी, देखो ऋषि गंगा भी आपका चमोली, लेकिन बद्रीनाथ की बात हो रही, तो बद्रीनाथपुरी की बात हो रही, तो ऋषि गंगा सेकंड, 2 ऋषि गंगा है वहां पे। ठीक है, ऋषि गंगा सेकंड में, सही आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? तो आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने का श्रेय मानसिंह को जाता है। ठीक है, राजा मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8 मंजिला है? मकरवाहनी गंगा मंदिर, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 8 मंजिला मंदिर, ये भारत माता मंदिर है। ठीक है, भारत माता मंदिर जो हरिद्वार में, देखो ये सभी हरिद्वार में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये भी हरिद्वार में है, ये भी हरिद्वार में है, सभी क्या है? हरिद्वार, ये भी हरिद्वार में है। लेकिन याद रखना है जो भारत माता मंदिर है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने करी? भारत माता मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद ने करी। स्वामी सत्यमित्रानंद ने करी। कितना मंजिला है? 8 मंजिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वामी सत्यमित्रानंद है। ठीक है, कब करी इसकी स्थापना? तो 1983, ये भी आपको याद रखना है, सन याद रखना है। 1983 में भारत माता मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद ने करी थी हरिद्वार में, जो कितना मंजिला है? 8 मंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय देहरादून में नहीं है? देहरादून में नहीं है। राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थान, इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में सही है। हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, अब आप सभी को याद रखना है NIT तो सभी को पता ही होगा, NIT कहाँ पर है? तो NIT श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर जो पौड़ी में या पौड़ी जनपद, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? जैविक एक्ट पारित करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तराखंड है। ठीक है, देश का पहला राज्य, आप अगर इसको लिखना चाहो तो देश का पहला राज्य, जैविक एक्ट पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और इसने कब किया? 2019 में किया। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि जैविक कृषि शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे जैविक कृषि, तो जैविक कृषि शुरू करने वाला देश का पहला राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। और इसने कब किया ये? तो आंसर होगा 2016 में। 2016 में 100% जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन से है? सिक्किम है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग अधिनियम, उत्तराखंड है और कृषि याद रखना है सिक्किम है। 78 है, गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में? गरुड़ चट्टी
प्रपात की बात आ रही तो गरुड़ चट्टी प्रपात आपका ये है, गरुड़ चट्टी आपका पौड़ी में पड़ेगा, ठीक है, गरुड़ चट्टी पौड़ी में। चट्टी उत्तराखंड में, चट्टी उनको कहा जाता है जो मध्यकालीन भारत में जब लोग धार्मिक स्थलों के लिए जाते थे या कहीं भ्रमण पे जाते थे तो वहां पे विश्राम करते थे, विश्राम ग्रह को ही क्या कहा जाता है, चट्टी कहा जाता है, जहाँ पे वो अपना भोजन वोजन करते थे या फिर थोड़ी देर के लिए रुकते थे या विश्राम करते थे, उन्हीं को चट्टियां कहा जाता है, ठीक है। तो एक गरुड़ चट्टी है जो गरुड़ चट्टी पौड़ी में पड़ेगा, ठीक है, आंसर होगा पौड़ी में। एक हनुमान चट्टी फेमस है, हनुमान चट्टी दो जगह है, ठीक है, एक हनुमान चट्टी तो आपका कहां पर है, चमोली में बद्रीनाथ के पास हनुमान चट्टी, ठीक है। दूसरी हनुमान चट्टी आपको याद रखना है उत्तरकाशी में भी है, ठीक है, तो उत्तरकाशी और दोनों जगह, चमोली में भी है, उत्तरकाशी यमुनोत्री के पास, यमुनोत्री मार्ग पे है, या यमुनोत्री आपको याद रखना है, ठीक है, यमुनोत्री के पास है, ये यमुनोत्री मार्ग आपको याद रखना वहां पर है, ठीक है। 75 में आते हैं, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है मनीला अल्मोड़ा में, ठीक है, मनीला का है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है। अब हाल ही में नहीं है, ये तो 2018 की बात है, 18-19 की बात है, पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसका सही आंसर है गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में की गई, ठीक है। देखो वन विभाग की मैं बात करूं तो भारत में, अगर मैं बात करूं कि भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई तो भारत में होती है 1964। कब होती है, 1964, 1964 में भारत में होती है। उसके बाद कुमाऊं मंडल में, अगर यहां पर बात करूं गढ़वाल में, कुमाऊं में, तो कुमाऊं मंडल में कब हुई, कुमाऊं मंडल में इसकी स्थापना होती है 1968 में वन विभाग की। गढ़वाल मंडल आएगा 1869 और टिहरी में आएगा, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई तो 1985 आंसर होगा, ठीक है, 19 बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें सभी में गलत लिख दिया जल्दीबाजी में, 18 लिखना है सभी को, ठीक है। 1864 में, यहाँ पे 1800 कुमाऊं में 1868 में, और जबकि टेरी में 1885 में याद रखना है, ठीक है। तो 1884 ये सभी आपको क्रमशः याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो सही आंसर होगा आपका 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो सही आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, गुदिया खाटल प्राचीन नाम है, गुदिया खाटल जो प्राचीन नाम है ये त्यूणी का है, ठीक है, सही आंसर आपका त्यूणी होगा। कालसी का आता है कालकूट या कलकूट, कालकूट किसका प्राचीन नाम है तो कालसी का है। नरेंद्र नगर का आपको याद रखना ओडाथल्ली, ओडाथल्ली, ओडाथल्ली किसका प्राचीन नाम है तो आंसर होगा आपका नरेंद्र नगर का, ठीक है, था है ओडाथल्ली। चक्राता का एक चक्रा, एक चक्रा किसका प्राचीन नाम है तो आंसर होगा आपका चक्राता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, चंद्र कुमार बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया है, इंपॉर्टेंट है, चंद्र कुमार बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है, आंसर होगा मथुरादत्त मठपाल, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, हवालबाग में स्थित चाय बागान या हवालबाग में स्थित जो बागान है ये चाय का बागान है, ठीक है, ये किसका बागान है, चाय का बागान है, किसने लगाया था तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट ने लगाया था। हवालबाग का जो चाय बागान है जिम कॉर्बेट ने कब लगाया तो आंसर होगा 1841 में लगाया, ठीक है। जेमिसन का चाय बागान आपको ये देहरादून में मिलता है, देहरादून में चाय का बागान किसने लगाया था, देहरादून में जेमिसन ने लगाया था, कब लगाया था तो आंसर होगा 1844 में, ठीक है। मुलेन का चाय बागान ये कहाँ पर है तो ये भीमताल में है, भीमताल, और मुलेन का चाय बागान ये अंग्रेजों ने 5 चाय बागान एक साथ लगाए थे, कब लगाए थे 1928 में, तो मुलेन का चाय बागान 1928 का है, ठीक है। फॉकलर का चाय बागान, फॉकलर ने राज्य में सबसे पहले चाय का बागान लगाया था 1835 में, तो 1835 में चाय का बागान फॉकलर ने अल्मोड़ा में लगाया था, ठीक है। एक आपका गडोलिया में भी आता है, आपका गडोलिया चाय बागान, गडोलिया पौड़ी में पड़ता है, ठीक है, गडोलिया चाय बागान, गडोलिया चाय बागान ये हडल्स्टन ने लगाया था, ठीक है, हडल्स्टन, गडोलिया का चाय बागान हडल्स्टन ने कब लगाया तो आंसर होगा 1843, 1843, तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है, तो याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, मचवाल या मुचकुंद का आश्रम स्थित है, मचवाल आश्रम मुचकुंद आश्रम कहां पर स्थित है तो ये आपका चंपावत में, ठीक है, सही आंसर क्या होगा बी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पाबो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है। पाबो, पहले तो यही याद रखना है पाबो का सूर्य मंदिर कहाँ है तो यह आंसर होगा चंपावत में है, ठीक है, चंपावत।
अब ये किसने यहां से किसका वर्णन मिलता है, उद्योग चंद का मिलता है, ठीक है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 83 का ए। एक सेकेंड है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम से दिखाई देंगे, ठीक है। देखो अगर निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे नीचे आपका साल वृक्ष मिलता है, ठीक है। साल वृक्ष जो उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण आता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय पौधा है। उसके बाद आपका, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये होगा सी सही आंसर होगा, ठीक है। ये है उपोष्ण कटिबंधीय। फिर उसके बाद चीड़ हो जाएगा, चीड़ जो कोणधारी वन है, कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। साल आपको याद रखना है उपोष्ण है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। फिर देवदार आपका आता है, देलपाइन आता है अल्पाइन वनों का या एल्पाइन वनों का वृक्ष है। और फिर भोजपत्र सबसे ऊंचा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे सही क्रम आंसर होगा आपका सी, सालपेट, साल, चीड़, पाइन, देवदार और भोजपत्र, ठीक है। तो 84 का सही आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, कैप्टन जॉन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की थी? तो इन्होंने नहर प्रणाली कब विकसित की थी? तो आंसर होगा आपका 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1861 में, ठीक है, 1861 में। किसके बारे में बोला? कैप्टन जॉन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली की शुरुआत 1861 में करी, ठीक है। जबकि आपको कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा एक तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया गया था, ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई इंप्रूवमेंट फंड। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड ये 1883 में बनाया गया था, तराई में सिंचाई व्यवस्था लागू करने के लिए रैमजे के द्वारा, ठीक है। किसने बनाया? रैमजे ने। तो ये आपका रखना है तराई इंप्रूवमेंट 1883 का, रैमजे के समय। क्वेश्चन नंबर 86 है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने कर दी। यानी कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो स्वीकृति है वो राज्यपाल ने कब दी या अधिसूचना कब जारी की? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 8 जून 2020, ठीक है। 86 का सही आंसर था आपका ए वाला। लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पे, अगर आएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कब की? तो सीएम द्वारा घोषणा, ठीक है, सीएम त्रिवेंद्र द्वारा घोषणा। सीएम त्रिवेंद्र द्वारा घोषणा 4 मार्च 2020 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है बोक्सर जनजाति से, ठीक है। राजी जनजाति में आप याद रख सकते हैं पलायन विवाह राजी जनजाति, ठीक है। थारू में आपको याद रखना है बदला विवाह आता है आपका थारू में, ठीक है। थारू में आप लिख सकते हैं बदला विवाह या विधवा विवाह, ठीक है, बदला विवाह और विधवा विवाह, थारू जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति में आपको दो याद रखना है, एक को इसमें अंचल विवाह याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अंचल विवाह किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति। और एक सरोह और अंचल विवाह ये आपको याद रखना है किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे? तो आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे मोरूसीदार, ठीक है। देखो राज्य का जो सबसे बड़ा जो वास्तविक जो भूमि का जो मालिक होता था वो राजा होता था। राजा के नीचे आसामी को रखा जाता था, ठीक है। आसामी जो राजा की आज्ञा से कृषि करने वाले किसान होते थे उनको आसामी कहा जाता था। और आसामी के नीचे मोरूसीदार आता था और मोरूसीदार के नीचे आते थे कौन कौन? सिरतान और खायकर। सिरतान जो नगद के रूप में कर देता था उसे सिरतीकर या सिरतान कहा जाता था। खायकर नगद और अनाज दोनों के रूप में देता था, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर मैं इसको बनाऊं, सबसे बड़ा जो होता था राजा, भूमि का असली मालिक राजा था, ठीक है। राजा के नीचे आसामी होते थे, जो आसामी जो राजा की आज्ञा से कृषि करते थे उनको आसामी कहा जाता था। आसामी के नीचे मोरूसीदार हो जाएगा, मोरूसीदार, ठीक है। तो मोरूसीदार जो टैक्स देते था वो सीधा राजा को देता था, ठीक है। और इसके नीचे दो होते थे, कौन कौन? एक होता था सिरतान और एक होता था खायकर। सिरतान जो नगद देता था, ठीक है, ये नगद कर देता था और ये दोनों रूप में नगद प्लस अनाज के रूप में देते थे। तो ये किसको देते थे कर? ये डायरेक्ट राजा को नहीं देते थे। सिरतान मोरूसीदार को कर देता, सिरतान है, ठीक है, सिरतान जो था ये मोरूसीदार को कर देता था और खायकर ये भी
मोरूसीदार को देते थे, फिर मोरूसीदार राजा को देता था, ठीक है। लेकिन याद रखना है, सीक्वेंस वाइज याद रखना है, राजा असली मालिक जो भूमि का होता था वो राजा के हाथों में होता था। उसके बाद राजा के आगे से जो खेती करने वाले किसान थे, जो कृषक थे, राजा के आगे से खेती करते, उनको आसामी कहा जाता था। आसामी के नीचे मोरूसीदार होते थे, जो मोरूसीदार जो टैक्स वसूलता था और राजा को टैक्स देता था। और इस मोरूसीदार के नीचे दो और होते थे, सिरतान और खायकर। सिरतान जो नगद के रूप में टैक्स देता था मोरूसीदार को, और खायकर जो नगद और अनाज के रूप में टैक्स देता था। ये आपको याद रखना है। इस तरह से सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया था, ठीक है। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट कब बनाया गया? तो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट 1994 का, ठीक है, अप्रैल 1994। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? गरुड़ ज्ञानचंद का जो शासनकाल है वो 1365 से लेकर 1420, इनका सबसे लंबा टाइम पीरियड था, ठीक है, सर्वाधिक टाइम पीरियड। तो याद रखना है, सर्वाधिक समय तक शासक रहे, ठीक है। चंद्रकाल में सबसे लंबे समय तक शासन किसने रहा? तो आंसर होगा गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद, ज्ञानचंद फर्स्ट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, चारों अंग्रेजी जनरलों में सबसे योग्यतम सेनापति था। चारों जो 4 सेनाएं नियुक्त करी थी अंग्रेजों ने गुरखाओं को भगाने के लिए यहाँ से, तो 4 अलग अलग जगह अलग अलगों को नियुक्त किया गया था। उनमें से सबसे जो योग्यतम माना जाता है वो ऑक्टर को माना जाता है, जो सतलज और यमुना के बीच में नेतृत्व कर रहा था, जो हिमाचल वाले पार्ट में आप बोल सकते हैं वहां से नेतृत्व कर रहे थे, उनको सबसे योग्यतम माना गया, ठीक है। जनरल मार्ले ये बिहार, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बिहार वाला जो पार्ट था वहां से नेतृत्व कर रहे थे। जेम्स वुड जो गोरखपुर से नेतृत्व कर रहे थे, गोरखपुर यूपी वाला, और जिलेस्पी देहरादून से, खलंगा आपने पढ़ा होगा, देहरादून, खलंगा आप याद रख सकते हैं कि खलंगा यहीं पे इनकी डेथ भी हो गई थी, तो इनकी समाधि भी यहाँ पर बनाई गई, इनका स्मृति द्वार भी यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो ये खलंगा है, आपको याद रखना है, खलंगा। जबकि ये हिमाचल प्रदेश वाले सतलज और यमुना के बीच वाले पार्ट में नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 92 है, अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इनका तात्कालिक जो कारण था वो था बुटवन प्रांत, ठीक है। बुटवन प्रांत पे इन्होंने, जब अंग्रेजों और गोरखाओं ने मतलब गोरखाओं ने अंग्रेजों से कुछ यहाँ से कुछ छीना, जो कुछ बुटवन प्रांत था यहाँ से कुछ हिस्सा या कुछ गांव को छीन लिया था, और ये इन्होंने आक्रमण कब किया था? यहाँ पे 1803, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बुटवन प्रांत से ही अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध का कारण शुरू हुआ, और यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, युद्ध की। 93 है, महिपति शाह ने दापा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए निम्न में से किसकी नियुक्ति की थी? तो यहाँ पे जब दापा पर इन्होंने आक्रमण किया, दापा पे आपको याद रखना है, महिपति शाह ने दापा पे 3 बार आक्रमण किया, ठीक है, 3 बार आक्रमण किया था। और जब यहाँ पर ये इस अधिकार कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे किसकी नियुक्ति करता है? बर्तवाल बंधुओं की नियुक्ति करता है, ठीक है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। चंद राजाओं की निजी वस्तुओं का संरक्षक होता था। याद रखने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चंद राजाओं की निजी वस्तु, जो निजी वस्तुएं थी उनका संरक्षक होता था, सेजाली उसको बोला जाता था, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आपका चौबदार। तो चौबदार आपको याद रखना है, जो राजा के निजी जो इसके चौबदार एक प्रकार का कर आपको याद रखना है, ठीक है। चौबदार क्या था? एक प्रकार का कर था जो राजा के निजी वस्तुओं को रखने के लिए लिया जाता था। राजा के निजी वस्तुओं के लिए लिया जाने वाला कर चौबदार कर था, ठीक है। और जबकि यहाँ पे संरक्षक पूछ रहा है, तो संरक्षक कौन होगा? सेजाली होगा, ठीक है। बाजदार आपने पढ़ा था, बाजदार क्या था? महाजन को दे कर था, महाजन को दे कर था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 95 है, गढ़वाल के किन राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना है, गढ़वाल के 3 राजाओं का, गढ़वाल के केवल परमार राजा जो थे उन 3 राजाओं के नाम मिलते हैं जो सिक्का ढालने का उल्लेख मिलता है। तो फतेहपति साहब आपने पढ़ा होगा, इन्होंने अष्टकोणीय रजत मुद्रा जारी करी थी। अष्टकोणीय, समुद्रगुप्त की भांति, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की भांति अष्टकोणीय रजत मुद्रा किस परमार शासक ने जारी करी? तो आंसर होगा आपका फतेहपति साहब, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदीप शाह ने भी सिक्के जारी किए थे और प्रद्युमन शाह ने किए थे। तो 3 राजाओं ने करे थे, उपयुक्त सभी सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। 96 है, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? अब टिहरी में अगर मैं बात करूं, टिहरी में टोटल 5 बंदोबस्त हुए थे। पहला जो हुआ था 1823 में, किसने कराया था? सुदर्शन शाह ने। सेकंड होता है 1860 में, जो करवाया था भवानी शाह ने। तीसरा होता है 1873 में, जो करवाया था किसने? झूला पैमाइश के नाम से हम जिसे जानते हैं, प्रताप शाह ने। और चौथा होता है 1903 में, कीर्ति शाह ने। और लास्ट 1924 में होता है, ठीक है। तो 1924 में किसने कराया? तो नरेंद्र शाह, ठीक है। इसमें आप अगर लिखना चाहो तो नरेंद्र शाह, ठीक है। ये वाला होगा कीर्ति शाह। वैसे आपको क्रमशः याद भी रखना है किसने करवाया था। 1873 में, जिसे हम झूला पैमाइश कहते हैं, झूला पैमाइश भू व्यवस्था, प्रताप शाह।
ठीक है। 1860 में भवानी शाह ने करवाया था, ठीक है, और 1823 में सुदर्शन शाह ने कराया था, सुदर्शन शाह। तो टोटल 5 बंदोबस्त होते हैं। तो आपको यहाँ पता है टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है कब कब हुए थे। नेक्स्ट है 97, किस मवार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिया था, ठीक है। तो ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके लिए नरेंद्र शाह ने 1 लाख रुपए दान दिए थे, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। 98 है, नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने करी थी, उन्हीं के नाम से नरेंद्र नगर पड़ा इसका नाम। तो 1921 में इसकी स्थापना होती है और उसके बाद इसकी राजधानी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो राजधानी यहाँ पर कब बनाई जाती है, 1925, याद रखना है, राजधानी 1925 में बनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाई, तो 1925 में अपनी राजधानी बनाई थी नरेंद्र शाह ने। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा 98 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 1838 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया। आपको क्या पूछा है, 1838, पहले तो आपको सन याद रखना है, 1838 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया, तो ये भेजा गया था फॉर्च्यून को, ठीक है। किसको भेजा गया था, फॉर्च्यून को भेजा गया था, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका 99 का बी। लास्ट क्वेश्चन है 100, चारों अंग्रेजी अच्छा ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा चारों अंग्रेजी जनरलों में सबसे योग्यतम सेनापति कौन था, तो ऑक्टर लोनी था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था आपका, 91 और 100 रिपीट हो गए थे, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 100 का डी होगा। इसके अलावा आपने जो भी देखो मुझे अर्जेंटली छुट्टी जाना पड़ा, जिस वजह से मैंने ये सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। आप जो जितना भी आपका स्कोर आया आप कमेंट में जरूर लिखेगा और स्कोर अपनी मैच जरूर करेगा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया क्योंकि इतना कोई देखता भी नहीं है, तो मैंने बनाया भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है बाकी क्लास में तो पूरा डिस्कशन होता है, आपको पूछा जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने करा। लेकिन आप इस चीज़ ध्यान रखेंगे, जो जो पॉइंट आपको लिखा है वो आपको ध्यान होने चाहिए, और जितने भी आपके नंबर आए ईमानदारी से अपनी कॉपी चेक करके अपने नंबर जरूर बताइएगा। मैं हमेशा आपको क्लास में भी देखता हूँ कि कौन कितना नंबर लेके आ रहा है, तो ये हर बैच का बैच वाइज, वैसे बैच वाइज तो क्या ये तो सब एक साथ ही देखेंगे, तो मुझे पता चलेगा टॉपर कौन था। तो मैं बाद में अनाउंस भी करूंगा किस पेपर सेट 540 का टॉपर कौन था, ठीक है, या हमें पता होना चाहिए। तो ये इतना है, आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।